इसराइल ने अपनी नई स्टेटमेंट भी दी कि हमसे मिसकैलकुलेशन हो गई है कि बच्चे नहीं मरे, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कार्पेट वार्मिंग और ये जानी नुकसान तो हुआ ही नहीं था, हमास ने आग लगाई, फलस्तीनियों ने खुद अपने घर तबाह किए। इसी जनरेशनल पॉइजन को सोशियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है सीज मेंटालिटी का। कंटेम्प्रेरी ज़ायनिस्ट मेंटालिटी को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इनकी तारीख को समझें। इवन बिफोर जब पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म का नोशन डेवलप नहीं हुआ था बैक इन द 12th सेंचुरी, जब क्रूसेडर्स अरूज पे थे, तो ज्यूडिज्म वर्सेस क्रिश्चियनिटी कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में क्रूसेडर्स ने यहूदियों के जेरूसलम दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। अब जैसे हम मुसलमानों के लिए मक्का मदीना हमारे होली लैंड्स हैं, ख़ास अहमियत रखते हैं, उसी तरह यहूदी जेरूसलम को समझते थे। अब वहाँ से बेदखल होना उनके लिए ज़ाहिरी बात है, अब्जॉर्ब करना मुश्किल था। एनीवे, कट टू 14th सेंचुरी, इसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए यूरोप में ज्यूज़ के अगेंस्ट मैसिव जेनोसाइड कमिट हुआ। एक भारी तादाद में इन्हें यूरोप से निकाला गया एंड स्टेटिस्टिकली सिर्फ स्पेन से 50,000 यहूदियों को परसिक्यूट किया गया। इस तशद्दुद का सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहा अंटल ऑटोमन अरूज पे आए, और इसी के साथ यहूदियों पर जितने जेरूसलम दाखिल होने की पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो दोबारा अपने होली लैंड सेटल होने आए और उन्होंने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो दोबारा इनिशिएट कर दिए। फिर वक्त गुजरता गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 18th सेंचुरी आई तो यूरोपियन एमांसिपेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब कॉन्टेक्स्ट में ये बात रखना भी ज़रूरी है कि यहूदी ये जहाँ भी सेटल होते थे ना, इनके साथ इनकी एक आस थी कि फ्यूचर में हमने अपना होली लैंड इस्टेब्लिश करना है, जो इनका मसीहा आएगा एंड ऑल दैट। तो यूरोपियन स्टेट्स ने डिक्लेयर किया कि हम ज्यूज़ को सिटीजनशिप तब तक नहीं देंगे जब तक ये अपना इंडिविजुअल नोशन पीछे नहीं छोड़ेंगे और नेशन की तरह सोच कर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी वजह से a lot of Jewish people they had to shed their sense of ethnic identity, और इसी दौरान ज़ायनिज़्म का नोशन भी डेवलप होना शुरू हुआ। हाँ, इकरा, पर आपने जो प्रेशर की बात की वो वेस्ट यूरोप की हद तक था। ईस्ट यूरोप में ज्यूज़ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था और इसलिए वो अपनी सकाफत को कायम रख पाए थे। यहीं से ज्यूज़ को हम देखें तो सपोर्ट मिली है, उसकी वजह से पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी गई है। अगर हम ज़ायनिस्ट मूवमेंट को असेस करें तो उनके फोर फादर्स ने पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म से पहले ज़्यादती देख रखी थी। जिसमें मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाहूँगी कि फ्रेंच आर्मी कैप्टन हेनरी का उन पर गद्दारी का मुकदमा चला, मगर प्रेस में इस सेक्शन की बजाय उन पर रिलीजन को टारगेट किया गया। इसकी खबर ईस्ट यूरोप तक पहुंची तो आमी खौफ की फिजा कायम हुई और स्पिरिचुअल ज़ायनिज़्म के कॉन्सेप्ट पे जिसका यकीन और पक्का हो गया। आगे हम हिस्ट्री में देखते हैं तो 1897 में पहली ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और ज्यूज़ के लिए एक स्टेट बनाने के आइडिया पर काम शुरू हुआ। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन को क्लियर करना मुझे लगता है ज़रूरी है कि पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म और स्पिरिचुअल ज़ायनिज़्म को हम अक्सर मिक्स करते हैं। स्पिरिचुअल ज़ायनिज़्म के हिसाब से तो खुदा ने होली लैंड से महरूम किया हुआ है कि जब तक इनका मसीहा नहीं आ जाता, और मसीहत का तो वो कभी भी कह सकते हैं कि वो आ जाए, या 2 हफ्ते बाद भी कह सकते हैं, 10 साल बाद कह सकते हैं। पर पॉलिटिकली वो इस लैंड को हमेशा से क्लेम करते हैं क्योंकि वो एक रिलीजियस स्टेट है। और जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ फ़लस्तीनियों की लैंड पर, वहाँ पे तो लोग पहले से मौजूद थे, फिर भी उनका स्लोगन था लैंड विदाउट पीपल फॉर पीपल विदाउट लैंड। देन अगैन इसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशनली कॉलोनाइजेशन एक एक्सेप्टेबल फिनोमेना है। जिस दौर में ज़ायनिस्ट फोर फादर्स ने पैलेस्टाइन कॉलोनाइज करने का एक मंसूबा बनाया, तब ब्रिटेन जैसे सब कॉन्टिनेंट पर काबिज था, जिसका मतलब है कि इनका जो एजेंडा था वो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म या इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ अलाइन करता था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब पास्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो अपने जो कंटेम्प्रेरी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं इनको बेंचमार्क बनाकर इवैल्यूएट ना करें। हाउएवर, ज़ाहिर बात है, हम वी कैन रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज दैट जो सर्टेन एक्शंस हैं उनकी मॉरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम तनकीद कर सकते हैं, जो कि इस वक्त हम कर रहे हैं। एनीवे, इसी तरह पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में जब नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हुआ और कॉलोनाइजेशन को ऑफिशियली मॉरली और पॉलिटिकली अनजस्टिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया, जो पर्सपेक्टिव आज तक कायम है। और बदकिस्मती से इज़राइल की जो करंट ऑक्यूपेशन है वो इसे जस्टिफाई करती है अपने कॉलोनाइजेशन पर्सपेक्टिव को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिफेंस। और जब भी कॉलोनाइज पैलेस्टीनियंस इन्हें इनकी सप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं तो दे आर नेम टैग्ड एज टेररिस्ट, जो कि इनका एक पॉपुलर नैरेटिव है। हाँ, इकरा, ये तो हिस्ट्री रही है ना, डोमिनेंट फोर्सेस लोगों को अप्रेस करने के लिए यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं।
माजी में ये नेटिव अमेरिकन, ब्लैक और सब कॉन्टिनेंट में भी गद्दारी के लक़ब मिले हैं लोगों को, और फ़लस्तीनियों पर भी यही हरबा आज़माया जा रहा है। हाँ, इनका जो मॉरल ट्रम्प कार्ड है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब जैसे 7 अक्टूबर को जब हमास फ्रीडम फाइटर्स ने इज़राइल की हदूद पार की तो और इज़राइली सिटीजन्स को यरगमाल बना लिया। अगर आप इस दिन को सिर्फ 2 महीने पहले के कॉन्टेक्स्ट में ही रखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बाय द नैरेटिव कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अनटिल यू गो बैक और हिस्ट्री को ज़रा डीपली स्टडी करें और इनफैक्ट ज़्यादा दूर तक भी ना जाएँ, सिर्फ 1948 नकबा से शुरू करें जब जहाँ से पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट और ऑपरेशन की जितनी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, डोमिनेंट फोर्सेस हमेशा से विक्टिम बन जाती हैं। उनको लगता है कि झूठ बोल कर शायद वो दुनिया की सिंपैथी हासिल कर सकते हैं या अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को हम ऑब्जेक्टिवली असेस करें तो ज्यूज़ की हिस्ट्री रही है वो हमेशा से परसिक्यूट होते आ रहे हैं, और हिटलर का एजेंडा भी यही था। ज्यूज़ अपनी सफरी की पीक पे थे जब होलोकॉस्ट इवेंट हुआ, यहीं से एंटी सेमिटिज्म मशहूर हुआ। इसके साथ मुझे लगता है कि हमें ये भी देखना है कि चाहिए तो सेमिटिज्म को ज्यूज़ से मुंसलिक क्यों किया जाता है। हकीकत में तो ये हज़रत नूह की औलाद तक इसका शजर नस्ल मिलता है, जिनमें अरब्स, आर्मीनियंस, हीब्रू जैसे ग्रुप्स आते हैं। और इस टर्म के ओरिजिन पे जाएँ तो मिडिल ईस्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है ये वहीं से निकला है। ज्यूज़ के साथ इस सेमिटिज्म को जोड़ना और जो उनके खिलाफ बात करें ये कहना कि ये ज्यूज़ के खिलाफ है, ये सोच ही काफ़ी खतरनाक है। जैसे कि आपने 7 अक्टूबर की बात की है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ इस जेनोसाइड को ना एक हमास के कारनामे पे जज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें ज्यूज़ की सफ़रिंग को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको उनका जर्नी देखें तो हमें उनके आज के एक्शंस की वजह पता चलेगी, वरना आज के इस सिचुएशन को हम परख नहीं सकते। फिर हम में और ज्यूज़ की मेंटालिटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और देखिए जैसे आपने होलोकॉस्ट का ज़िक्र किया कि हिटलर का मकसद था कि इन लोगों को निकाला ना जाए बल्कि जर्मनी से इनकी ना नस्लकुशी कर दी जाए ताकि वो कभी वापस मुड़कर आने का सोच भी ना सके। सोच क्या रहेंगे ही नहीं तो सोच भी इनके साथ ही दब जाएगी। तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने यही तरीका गज़ा के लोगों पर इस्तेमाल किया है। व्हाट एन आयरनी। और देखिए अपने अपने तल्फ माजी की अपने तल्फ माजी को जस्टिफिकेशन बनाकर ये इनका एक माइंडसेट है कि द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, जो कि इजराइल की पॉलिटिकल मिथ का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है, जो कि आगे ये अपने जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। एंड अबव ऑल इसी जनरेशनल पॉइजन को सोशियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है सीज मेंटालिटी का, जिसकी वजह से इजराइल बाकी रिलीजियस ग्रुप्स या नेशन स्टेट्स को एक नेगेटिव एम्बिट में रखता है, और जो इसका एक हमेशा एक डिफेंसिव पोस्चर है, मोर लाइक एन ऑफेंसिव मोड, ये हमेशा ट्रिगर्ड रहता है। जी, सेल मेंटालिटी की वजह से तो ज्यूज़ इतना सेंसिटिव हो गए अपने हवाले से किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेकर, खास तौर पर वो इन्फॉर्मेशन जिनके ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिलीफ से रेजोनेट नहीं करती है। जैसा कि यहूदियों की वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे शेयर होती है तो उसे देख के लगता है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को उन्होंने देख के आंखें बंद की हुई है, यानी ये मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो बच्चों को लेकर भी नेगेटिव है कि जैसे ये भी टेररिस्ट है, वही डोमिनेंट फोर्सेस के टैक्टिक्स जिसका जिक्र हम कर चुके हैं पहले भी, वही इस्तेमाल होता आ रहा है और वो फिर विक्टिम बन जाते हैं। और जब हम बच्चों से ख़तरा होने की बात करते हैं तो मेरे जहन में एक इजराइल के अपने जनरल के जो इजराइली डिफेंस फोर्सेस हैं उनके जनरल के बेटे माइको पिलाट का नाम आता है, जो कि बहुत वोकल हैं। जितना भी इजराइल एट्रोसिटीज़ कमिट करता है पैलेस्टाइन में, इनका इनफैक्ट कहना है कि इजरायली फौज एक बेहतरीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास अच्छे जनरल्स हैं, अच्छा यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन उनका जो सोल पर्पस है वो टेररिज्म डिफ्यूज़ करना है। और इनफैक्ट 2008 में जब इज़राइल ने गज़ा पर हमला किया, जो हमला आई थिंक कुछ 20 से 21 दिन तक चला, तब उन्होंने गज़ा पर 100 टन्स ऑफ बॉम्ब्स गिराए। अब 1 टन काफ़ी होता है पूरे शहर को ख़त्म करने के लिए, और सोचिए इतने टन्स का कितना नुकसान हुआ होगा। और गज़ा एक ऐसी जगह है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। सिर्फ 2008 में वहाँ पर 8 लाख के करीब बच्चे रहते थे। और जो इस हमले का पहला दिन था, उस दिन इज़राइल ने बड़े सोच समझ के टाइमिंग सेट की अराउंड 11:30 AM, जब सुबह की स्कूल शिफ्ट और शाम की स्कूल शिफ्ट बदल रही होती है, तो ऑब्वियसली डेरों के हिसाब से बच्चे स्ट्रीट में थे, और उसी वक्त इज़राइल ने फैसला किया बॉम्ब गिराने का। अगर ये दहशत गर्दी नहीं है तो फिर और क्या है? आप अब जब ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते ना, तो इनकी वो सुई उधर ही अटक जाती है कि ओ डू यू कंडेम October 7th और व्हाट हमास डिड ऑन October 7th। आप देखिए कि भाई आप इनसे ये पूछे ना कि वाज इट जस्टिफाइड फॉर देम टू रेजिस्ट द ऑक्यूपेशन?
आपने आपका मॉरल कंपस अक्टूबर 7 के एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस पर ही आपने सेट किया हुआ है। सिर्फ मॉरली भी नहीं, लीगली भी इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें ना, तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये राइट फ़लस्तीनियों के पास 1967 से है कि वो अपने मुल्क का कब्जा छुड़वाएं। ये राइट आज़ादी को तो इंटरनेशनली सबके पास है, और इन्हें खुद सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जद्दोजहद की है। अगर 7 अक्टूबर का इतने इराक अलाप रहे हैं, तो जो इल्ज़ाम हमास पे लगाए हैं वो तो इसराइल ने खुद वापस ले लिए एक तरह से। वो ठीक नंबर्स भी नहीं बता पा रहे कि कितना नुकसान हुआ है। जस्ट मेड 400 to 500 कैजुअलिटीज़ वो बताते हैं। वो आइडिया के सोल्जर्स है, तो कोई बताया ना कि ये कैसे वॉर क्राइम है। फिर कहानी है कि बच्चों को नुकसान पहुंचा है या खवातीन के साथ ज्यादती हुई है। और तो यूएस प्रेसिडेंट भी झूठ में अपना हिस्सा डालने आ गए कि मैंने बच्चों के साथ जुल्म होने की तस्वीर देखी हैं। अब असली एविडेंस देने की बारी आई है कि जाहिर है सीरियस एलिगेशंस आप किसी पे लगा रहे हैं, तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं था। इसराइल ने अपनी नई स्टेटमेंट भी दी कि हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई है कि बच्चे नहीं मरे, खवातीन के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। और ये सारी जो नैरेटिव की गेम है जिसमें सोशल मीडिया एक मेन कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो अलग बात है कि इज़राइल का जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो बहुत हद तक पैलेस्टाइन के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने डिसमेंटल किया है। जैसे वी हैव बीन विटनेसिंग एंटी जेनोसाइड प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब उसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस, ज्यूज़, हिंदूज़, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अ व्हाइल अगो इनफैक्ट आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया और मैंने देखा कि अब तो इज़राइल के अपने सिटीजन्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इज़राइल आर्मीज़, जितना इनका डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है ऑफ कारपेट बॉम्बिंग गज़ा। अब इज़राइल की टेरिटरी में रहकर वो लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जब आप सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं सो कॉल्ड टेररिस्ट को मारने के लिए, तो फिर कारपेट बॉम्बिंग की कोई तुक नहीं है। दिस शोज़ कि टू कंडेम देयर करंट जो इज़राइल की जितनी भी करंट एट्रोसिटीज़ हैं, आई थिंक आपको तारीख में भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग कैन एवर जस्टिफाई डिकैपिटेटेड इनोसेंट चिल्ड्रन। अगर कोई अभी भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को टू साइडेड लेंस से देख रहा है तो आई एम सो सॉरी, समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। इसी के साथ हैट्स ऑफ टू पैलेस्टाइन के जितने जर्नलिस्ट हैं लाइक मोत्तज़ अज़ाइज़ा, इफ दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, जो कि लाइव जेनोसाइड रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी जानें ख़तरों में डालकर। इसी की वजह से तो एक ये सिंपैथी का नैरेटिव डेवलप हुआ है फॉर प्रो पैलेस्टाइन। और जो इनका ये फेमस स्लोगन है फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इस स्लोगन को जो इसकी डिजर्व डिटेंशन है वो अब जाकर मिली है ना। हाँ, सोशल मीडिया की पावर वाक़ई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम नैरेटिव आप बना नहीं सकता। आपने खुद भी देखा होगा एज़ अ यूज़र्स हमारे बिहेवियर में चेंज आया है रिसेंट टाइम में। मेन स्ट्रीम पे तो इन्वेस्टर्स की गेम है। सारा मीडिया कंट्रोल है, अपना एजेंडा वो अपने इन्फॉर्मेशन हमें अपने एजेंडा के हिसाब से देते हैं। आपने मुमताज़ रईसा और ऐसे लोगों का ज़िक्र किया। इन लोगों का तो वाक़ई अहम किरदार है इस सारे प्रोसेस में। और मुमताज़ या दूसरे जर्नलिस्ट यूथ को आप देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले और अब उनकी हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई है। इनको देख के एहसास होता है कि खौफ में के साए में रहना कैसा होता है। जब आपको ये नहीं पता कि आप किसी लम्हे ज़िंदा भी रहोगे या नहीं, और मौत आपका पीछा कर रही है, तो 24 साल का मुमताज़ भी अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लग रहा है। सिर्फ इन 2 महीनों उसने काफ़ी वेट लूज़ किया है, उसके बाद सफ़ेद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो सब फ़लस्तीनियों का यही हाल है, और इस तादाद में डेड बॉडीज़ को देखना, अपने लोगों को मरते देखना, घरों को तबाह होते देखना और कॉन्स्टेंटली आप खौफ में रहने, तो ज़ाहिर है ये किसी भी की भी ज़हनी हालत पे ना असरअंदाज होगा। और हर सेकंड जिस किस्म के इम्तिहान से वो लोग गुजर रहे हैं, इट ऑनेस्टली इंस्पायर्स मी ऑन पर्सनल लेवल। आप नहीं देखेंगे कि किसी एक वीडियो में भी ये लोग कर्स कर रहे हैं या फिर किसी किस्म की हेट स्पीच दे रहे हैं, जो कि आई थिंक अगर दे भी तो इट वुड बी जस्टिफाइड कंसिडरिंग देयर सर्कमस्टांसेस। मगर रिगार्डलेस इनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, ये मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। और बट देन अगैन एट द सेम टाइम मुझे इस बात से थोड़ा सा खौफ भी आता है कि कंसिडरिंग दैट इम्तिहान उनका है अल्लाह की तरफ से, और वो बड़े ही पेशेंस के साथ सब कुछ सह रहे हैं। और हम इनफैक्ट एक नेटफ्लिक्स की हॉरर मूवी की तरह इस के पैलेस्टीन से आने वाले जितने एविडेंसेस हैं उनको जेनोसाइड को विटनेस कर रही हैं। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा लोग डीह्यूमनाइज हो चुके हैं। उनको अब हमारा क्या किरदार है, असल इम्तिहान तो हमारा है कि भाई हम ज़्यादती देखने के बाद किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने का पहला मकसद ये था कि हम बैठ के सिर्फ तमाशा ना देखें, बल्कि अपना किरदार अदा करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने बबल से निकलना कुछ ना करने से तो बेहतर है एटलीस्ट। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है, उसे पॉजिटिव एजेंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। है इस टॉपिक में इसराइल ने अपने हर मुमकिन कोशिश की है कि अपनी बेचारगी का ढोंग जो रचाया उसका भरम कायम रहे,
पर जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उतनी शर्मिंदगी समेट रहा है। और जो टेररिस्ट मारने के नाम पर आपने गजा का हाल किया है, अब दुनिया एविडेंस मांग रही है कि भाई किधर है जो टेररिस्ट आपने मारे हैं, और बदले में इसराइल क्या दिखा पाया है, फोटोशॉप इमेजेस, AI जनरेटेड ग्राफिक्स, एंड कंसिडरिंग दैट आपके पास दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, आप गजा के हर कोने पर सर्वेलेंस करते हैं, जिसकी बुनियाद पर द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू देन दीज कार्टून्स एंड डॉक्टर्ड ग्राफिक्स इतनी भी ये दिखा रहे हैं। अगर ये एविडेंस नहीं दे पा रहे तो इसराइल के एक्शंस को तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके अलावा जो इंसानियत हकूक़ के ठेकेदार हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे हैं, उनको वो अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे। मगर कम्युनिटी लेवल पर देखा जाए तो आम आवाम अक्रॉस द ग्लोब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तमाम लीडर्स को जो जिम्मेदार हैं वॉर क्राइम्स के, उनसे सवाल किए जाने चाहिए। अब देखें, लोगों में आगाही की वजह से पॉपुलर लीडर्स जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है और फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्टांस पे यू टर्न लिया है और पीस की बात की है। मैं जबकि इस चीज़ को अप्रिशिएट ही कर रही है, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। पर शुरुआत तो हुई है। यूएस प्रेसिडेंट को भी कम से कम अब इतना स्टैंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। बट देन अगैन फर्ज करें एविडेंस मिल भी जाता है, आप इतने मैसिव लेवल पर जेनोसाइड को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, बिकॉज दैट्स द बेस्ट दे गॉट, कि इनका होता है ना कि वी हैव हैड अ सप्रेस पास्ट, तो अब हमें एक फ्री टिकट मिल गया है कि हम गज़ा के साथ, गज़ा में रहने वाले लोगों या पैलेस्टाइन में रहने वाले लोगों के साथ जो मर्जी करें, और जो हमें तनकीद का निशाना बनाएगा वो एंटी सेमेटिक है। और ऑल्सो रही बात इन लीडर्स की, ये कोई प्रेशर में नहीं है, ऑल दे गिव अ डैम अबाउट इज देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। अब इन्हें हुआ है कि भाई नुकसान जो होना था, जो ये चाहते थे, जो इनका मिशन था, वो तो कामयाब रहा है। अब एक दो जुमले पीस के बोल देने से दोबारा हम पब्लिक सपोर्ट रिटेन कर लेंगे, बट ऑनेस्टली टू लेट, द डैमेज इज डन। और नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो द ग्रेट यूएसए की एंट्री होती है, जो कि एक ऑब्वियस प्रो इजराइली नैरेटिव को प्रमोट करता है, एटलीस्ट स्टेट लेवल पर। जैसे इजराइल की रीजनल हेजेमनी कायम रखने के लिए यूएस उससे फाइनेंसेस और वेपन्स के साथ फंड करती है। अब 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स बाइडन ने एक्सप्लिसिटली अनाउंस किया कि वो $14 बिलियन इजराइल को फंड करेगा टू फाइट हमास टेररिस्ट, सो कॉल्ड टेररिस्ट। अभी तक आपने इनोसेंट सिविलियंस को ही शहीद किया है, जिसकी तादाद अब 20,000 से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। एंड फैक्ट्स खोल कर देखें ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएस की जो डिफेंस स्टॉक्स है वो किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वही बात है कि अगर स्टेट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, वो मुसलसल खौफ और बेयकीनी की कैफियत में नहीं रहेंगे, तो ये जो कंपनीज आम वेपन्स बेचती हैं उनका बिजनेस तो तबाह हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, गजा से ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि लोगों की बॉडीज़ पे जो ज़ख्म है, ये पहले कभी ऐसे देखने में नहीं आया। तो इसका मतलब मुझे तो ये समझ आया कि ये नए तरह के वेपन्स हैं जिनको गजा के लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है। इस तरह और कंट्रीज जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो भी ये वेपन्स खरीदेंगे अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पे, और आखिर में फ़ायदा किसको होगा? यूएसए को। मिलिट्री इंटरेस्ट के अलावा गजा एक खुद नेचुरल रिसोर्सेज का भी तो मरकज़ है। इनका जो लेवांत बेसिन है जो कि कनेक्टेड है गजा की ही साहिल के साथ, इसको भी तो एक्सप्लॉइट करना इनका मिशन है। हाल ही में इसराइल ने कैटेगोरिकली अनाउंस किया है कि दुनिया की 6 बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो यहाँ आएँ और एडिशनल जितने भी ऑफ शोर नेचुरल गैस फील्ड्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करें। तो दिस फर्दर शोज कंसिडरिंग दैट इसराइल इज एट वॉर, उनके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि किसी किस्म की डाइवर्जेंस का। द फैक्ट दैट वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ जा रहे हैं, ये तो इसराइल, ये चीज़ तो इसराइल की डोमिनेंस और वाजे करती है। जो पैलेस्टाइन की वल्नरेबिलिटी है इस सिचुएशन में, वो भी एक अगैन एक कॉन्स्पिक्वस एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं इकरा। अगर तारीख को देखें तो ऑनेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का सही मायने में पता चलता है। इसराइल ने 1948 से ही फ़लस्तीनियों को उनके नेचुरल रिसोर्सेज तक रसाई नहीं थी, क्योंकि इकनॉमिकली फ़लस्तीनियों को फ़ायदा देता ना। इस सारी तबाही के पीछे तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और उसे ओपन एयर प्रिजन बना के रखा हुआ है। इसके अलावा इसराइल उन लोगों को ख़ास तौर पर टारगेट कर रहा है जो वज़ा की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे लॉयर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, जर्नलिस्ट हैं, टीचर, स्टूडेंट्स वगैरह। अब देखें जैसे अज़लिया को गज़ा में बंद किया गया और अगले ही दिन उनके एक अहम कॉरेस्पॉन्डेंट की पूरी फैमिली उड़ा दी गई बॉम्ब ब्लास्ट करके। और ये इनकी एक स्टेटमेंट है कि वी विल किल योर फैमिली। मारने को ये जर्नलिस्ट को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली फैमिली को निशाना बनाया। अब इस हिसाब से एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू को भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है कि नन ऑफ दिस इज़ अ मिस्टेक। और इवन जो आप कहते हैं कैजुअलिटीज़ ऑफ वॉर, ये बड़े सोच समझ के टारगेट कर रही हैं। एंड
अगेन कमिंग बैक टू ये जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात हुई है अभी तक, पर्टिकुलरली सिंस 2007 इजरायली गवर्नमेंट तो एक किस्म का डी फैक्टो कंट्रोल कर ही रही है गजा के जितने भी कुदरती वसाइल है उस पर। और अब जो हालात हैं जिसमें फ़लस्तीन के लोगों को रिफ्यूजीज़ बनाकर अपने घर से निकाला जा रही है, तो इजराइल को एक डी जोरे लाइसेंस मिल गया है कि भाई हम वसाइल से अगैन इनके वसाइल से इक्तसादी फ़ायदा हासिल कर सकें। हाँ, इसराइल 1948 से अभी तक डिनायल में है कि यहाँ तो लोग थे ही नहीं, हम इस लैंड को ओन करते हैं। जबकि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि यहाँ फ़लस्तीनी अरसे से रह रहे थे। और अभी जैसे मामलात चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि कुछ साल बाद इसराइल दुनिया को बताए कि कारपेट वार्मिंग और ये जानी नुकसान तो हुआ ही नहीं था। हमास ने आग लगाई, फ़लस्तीनियों ने खुद अपने घर तबाह किए, अपनी ज़मीन छोड़ के खुद भागे, हमने इन्हें नहीं निकाला। ये सब हमारा है और रिसोर्सेज पे हक भी हमारा है। हाँ, इस वही बहुत ज़रूरी है कि भाई इनके जितने प्रोपेगेंडाज़ हैं उनको डिबंक किया जाए। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने इज़राइल के सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपलोड हुई है कि जो गज़ा के जिसमें गज़ा के सिविलियंस जो ये क्लेम करते हैं कि हमास के टेररिस्ट हैं, उनके कपड़े उतरवाए गए और एक आदमी स्पेसिफिकली उसने वो सरेंडर कर रहा था अपनी बंदूक समेत। भाई पहली बात तो ये कि इट मेक्स नो सेंस कि आपने उनके कपड़े उतरवाए हैं और उनकी वेपन्स आपने फिलहाल अपनी जिम्मेदारी में नहीं लिए। इफ दे वर रियली मेंबर्स ऑफ हमास तो सबसे पहले आप उनके वेपन्स ही इनसे लेते, बाद में बाकी जितनी बातें हैं या एक्टिंग है वो करते। अब ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इतना कोई घटिया किस्म की मूवी की डायरेक्शन की है किसी ने, और बदकिस्मती से अपने इस सैटेनिक प्रोपेगेंडाज में पैलेस्टीनियंस को भी ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करवा रही हैं। तो ये तो सीज मेंटालिटी है, ये लोग अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। इस मेंटालिटी का नतीजा ये है कि एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और आप एक खास दायरे से ना बाहर ही नहीं निकल सकते। ये जहनीत हज़ारों साल पुरानी है जिसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचाया गया है एजुकेशन, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट जैसे ज़राए इस्तेमाल करके। ऐसे ग्रुप जो वन वर्सेस ऑल मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, वो बाहर के खौफ के अलावा ना अपने लोगों के साथ भी रिजिड होते हैं कि कोई उनसे अलग ना हो। इस सोच का अगली गुज़ारना देखना हो तो वो ऐसे है कि जब भी कोई जीव इसराइल जाता है ना, उसको अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए कहा जाता है वेलकम टू योर लैंड, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी वक्त से हो। इसी के साथ ये भी तो देखें ना कि इज़राइल के जितने पॉलिटिकल, कल्चरल या ईथोस है इसमें नफ़रत भरी है अरब्स के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियंस। और ये जो नफ़रत है जो कि दो नेशंस के दरमियान तनाव का बाइस है, इट इज़ अ गेट वे फॉर द ग्रेट यूएस टू इंटरफेयर इन द मिडल ईस्टर्न अफेयर्स। इन शॉर्ट यूएस के इंटरेस्ट में रह के ज्यूज़ की जो ये जहनीत है सीज मेंटालिटी की, ये बरकरार रहे। इसके अलावा यूएस ने ये नैरेटिव प्रमोट किया है कि इसराइल एक पावरफुल स्टेट है और इस वजह से ज्यूइश लॉबी के इन्फ्लुएंस के बारे में भी हमने अक्सर सुनने को मिलता है। यही डिबेट पाकिस्तानी मीडिया में भी आपको सुनने को मिलती है कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इससे हमारा एक कॉमन बेनिफिट है, रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हमारे तो अपने बॉर्डर से पहले ही बहुत टेंशन है ना, तो वो मज़ीद दुश्मनियाँ हम क्यों नहीं बोल रहे। इसीलिए तो अरब स्टेट्स ये जैसे मोरक्को, बहरीन, यूएई, इन्होंने इज़राइल के साथ अमन के मुआहदों की शुरुआत की है कि हमें इससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन साथ ही इस जितनी भी सफारतकारी है इससे शायद इज़राइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाए, जो कि दूर दूर तक देखने के इम्कानात नहीं है, कंसिडरिंग दैट इज़राइल के अपने ईविल मोटिव्स हैं। ये सारी बातें तो एक तरफ, मगर ये सब कुछ विटनेस करके दिल सुकून में नहीं है। जब आप ये फैशनिज्म देखते हो, लोगों को अपने घर को छोड़ना, अपने साउथ गजा को सेफ पैसेज कहा गया, पर वो भी सेफ रहने नहीं दिया गया, वहाँ भी इसराइल ने अटैक किया। बेसिक फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ गैस भी नहीं है, बिजली नहीं है, हाइजीन के इतने इशूज़ हैं, लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं, प्रेगनेंट खवातीन का इलाज नहीं हो पा रहा। हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, पेशेंट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके। आईडीएफ इसीलिए तो सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं ताकि गज़ा पर होने वाले जुल्म और गैर इंसानी रवैये को छुपा सकें। और विक्टिम्स के अलावा अगर हम देखें कि ब्रांड्स की यहाँ पे भी बहुत गैर इंसानी रवैया है कि वो इस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स इस साइड फोर्सेस को फ्री मील ऑफर कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बायकॉट कैंपेन ने सर उठाया और लोगों ने उसमें हिस्सा डाला है, जिसकी वजह से इकनॉमिक डेंट तो पड़ा है। और उन तमाम ब्रांड्स को ये डेंट पड़ा है जिनका ताल्लुक यूएस से या इसराइल से है। जैसे कि मोरक्को में स्टारबक्स भी बंद हो गया है, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के स्टॉक गिर गए हैं। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सतह पर ये जो बॉयकॉट की आपने बात की, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है और हमें मैसेज का जो ट्रू इन्फ्लुएंस है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रखकर सुने तो मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे मैकडॉनल्ड्स जिसने खुलेआम जेनोसाइड की हिमायत की है, इनको शुरू में तो
एक किस्म की तनकीद का निशाना बनाया गया और रिस्पॉन्स में डिस्काउंट्स पर डिस्काउंट्स मैकडॉनल्ड्स की तरफ से आए। अब देखिए पहले की तरह ही है जिनमैन रेस्टोरेंट्स पर, ये तो हमारा हाल है। एक तो हमें पहले से यूनिटी के बड़े मसले हैं, ऊपर से हम खुद गर्ज हैं, तो कम्युनिटी लेवल पर एक एजेंडा पर इकट्ठे ही नहीं हो सकते। और दो येस आई एग्री कि थोड़ी बहुत एफर्ट्स जो हुई हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे मारिया बी ने प्रो पैलेस्टाइन सपोर्ट के सपोर्ट में आवाज़ उठाई है, और यूथ क्लब भी आई थिंक काफ़ी वोकल रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। मगर बात वही है ना कि अभी भी किसी वजह से सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास प्लेटफॉर्म है वो खामोश हैं। मगर मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज़ का आपको इंतज़ार है। प्रॉब्ली शायद जब वो एक आवाज़ उठाएगा तो उसी डोमिनो इफेक्ट के साथ बाकी भी प्रोटेस्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन इज़ विलिंग टू टेक दैट स्टैंड। अगर बोल भी रहे हैं तो हिडन मैसेजेस दे रहे हैं, पैलेस्टाइन का जिक्र करने से ओरेज कर रहे हैं, तो आपका बोलना ना बोलना मेरी नज़र में तो बराबर ही है। वही बात है, अगर आपके पास बोलने का प्लेटफॉर्म है तो आप जिनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ना कि ये तसव्वुर करो और अपने बबल में रोके यार तो हमारे घर अभी तक पहुंची ही नहीं है, तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही क्या है। और जो आवाज़ उठा भी रहे हैं, कुछ वीडियोज़ में मैंने ऑब्जर्व किए हैं, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, कि सब कहें कि ना अपने एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं लोग, अपनी किसी महरूमी को फ़लस्तीनियों के साथ मिला रहे हैं कि हम इनकी तकलीफ समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी ये सब फेस कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की आड़ में एलजीबीटी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे लोगों की वजह से ना फिर मकसद कहीं पीछे रह जाता है और लोगों की अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है। इट इज़ हाई टाइम कि हम अपने ज़हनों को खोलें, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं अभी जो हम लाइव जेनोसाइड देख रहे हैं, और हमें शायद लगता है कि अपने ज़हनी सुकून के लिए हम पैलेस्टाइन से आने वाली पोस्ट को इग्नोर कर सकते हैं या सोशल मीडिया ब्रेक ले सकते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस और क्या होगी। इनफैक्ट ऐसे वक्त में तो द लीस्ट यू कुड डू इज़ कि टू पोस्ट एज मच एज यू कैन, बिकॉज दिस इज़ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और आपके हाथ में है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम या सेंसरशिप को आप तोड़ें। अच्छा, इसी के साथ मुझे याद आया कि मैं सोशल मीडिया पर एक एक्ट्रेस का एक टेस्टिमोनियल देख रही थी कि उन्होंने बड़े मज़े की बात की कि कुछ लोग इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में तो नहीं गए, आप सोशल मीडिया भी बॉयकॉट करें अगर इतना आपको बॉयकॉट करने का शौक है। तो एक्ट्रेस ने बड़े मज़े का जवाब दिया कि वाकई की हालत में हमारे मज़हब ने जो सूअर का गोश्त है वो भी हम पर हलाल किया है। इसी की एनालॉजी बनाकर अगर आप आज पैलेस्टाइन और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो आप सोशल मीडिया जो कि इनका अपना टूल है उसी को इन्हीं की अगेंस्ट इस्तेमाल करें। यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस आउट ऑफ इट। पर हमारा तो ये ईमान भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें 3 लेवल पे जज करेंगे। एक तो ये कि हमारा अमल क्या था, उस अमल के पीछे हमारी नीयत क्या थी, और फिर उस सारी सिचुएशन पे हमारा इल्म कितना था, या हमारी इस इन्फॉर्मेशन तक कितनी एक्सेस थी। अब हम डिजिटल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, आप कभी भी यूट्यूब खोलें और इनके अपने इसराइली डिफेंस फोर्सेस के टेस्टिमोनियल्स को देखें। जब अपने शहर से बाहर निकले तो वो सरेआम सर के ज़ुल्म पे आप तनकीद करते हैं और अफसोस का इज़हार करते हैं, जो कुछ भी उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ किया। तो अगर अभी भी कोई कानून लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट पे, तो वो इसलिए नहीं है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो जानबूझकर बेखबर बन रहे हैं। ऐसा ही है, आप जान सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। और इन द एंड वी प्रे फॉर अ सीज़ फायर, अल्लाह फ़लस्तीनियों के लिए आसानी करे।